चले तो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 जो आपको दे रखा है पॉलिनोमियल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक। तो वहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाया गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो जनरली जो पॉली मीन्स होता है, दो टर्म से बना है, नोमियल्स। पॉली मीन्स आपका होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, ठीक ना। तो जिसमें कई टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक ना। अब अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जो x का पॉलिनोमियल, हम कह सकते हैं इफ़, अगर हम कहें इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल इन x, px जो है एक ऐसा पॉलिनोमियल है x का। अगर हम py भी कह सकते हैं कि py इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ y, ठीक ना, ऑफ डिग्री 1। इसका अगर डिग्री जो है आपका, अगर डिग्री 1 के बराबर है, जैसे एग्जांपल में मैं ले लूँ 2x + 7, तो क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है px जो x में पॉलिनोमियल है। इसको हम डिनोट करेंगे px से, पॉलिनोमियल ऑफ px, मतलब px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। और इसमें जो x है इसका जो है हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक। द पॉलिनोमियल्स विच डिग्री, इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज़ के डिग्री। ये सारे हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको 9th में पढ़ाया गया है, ठीक ना। अगर हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x तो मतलब 2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म की बात किया जाए तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। और 7 और 2 दोनों कांस्टेंट है और x मेरा क्या है, वेरिएबल्स है। तो जो वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल्स का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको, उसी के आधार पर उसको हम डिग्री बोलते हैं और उसी डिग्री के आधार पर हम पॉलिनोमियल को जनरली क्लासिफाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर जो x है इसका डिग्री क्या है, 1 है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर पॉली, क्योंकि जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है मेरा अगर 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह हमारा लीनियर पॉलिनोमियल को अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा px = ax + b। ये इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आप a और b की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 8, कुछ भी आप रख सकते हैं। कंडीशन क्या इसमें होना चाहिए कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a जो है मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सब टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, कांस्टेंट बच जाएगा, है ना। तब उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भले कह देंगे बट लीनियर पॉलिनोमियल के ये कैटेगरी में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। उसी तरह का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो अगर कोई पॉलिनोमियल हो px, ठीक ना, जैसे लिख दें 2x² + 6x प्लस क्या ले लें, 6 ले लें, ठीक। यहाँ भी 6 कर देते हैं, तो चलिए 2 ही, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। ये हमारा क्या है, इसमें देखिए पॉलिनोमियल जो है इसमें x का पावर 2 भी है और x का पावर 1 भी है। तो हाईएस्ट डिग्री, मतलब यहाँ डिग्री की बात करें तो डिग्री 1 भी है, डिग्री 2 भी है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 है तो बोल देंगे क्वाड्रेटिक। और इसका अगर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो बन जाता है ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ px से डिनोट करेंगे तो ये px के बराबर हो जाएगा, बट इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a जो है मेरा 0 के बराबर नहीं होगा।
तो अगर a 0 के बराबर हो जाएगा, अगर a इफ़ कहेंगे इफ़ a इक्वल टू 0 तो आपका बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा ना, तो ये जाएगा बी एक्स प्लस से। अब ये लीनियर हो जाएगा, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो हमें जो है क्वाड्रेटिक के लिए a 0 के बराबर नहीं होगा और लीनियर के लिए भी a 0 के बराबर हम नहीं करेंगे, ठीक ना। ये जो है इसेंशियल कंडीशन है। अगर आपको कोई पूछ भी दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है इसेंशियल कंडीशन क्या है, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक हम नहीं बोलेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, b भले मेरा 0 के बराबर हो जाए, यहाँ b की जगह हम 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस c, तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है। c भी अगर 0 के बराबर हो जाए, अगर c की जगह 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx बनेगा ना, c 0 हो जाएगा तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। और अगर a और b दोनों 0 हो जाए तो मेरा बन जाएगा सिर्फ पी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा ax स्क्वायर, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो a b और c में अगर 0 हो भी जाता है तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कोई फ़र्क है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। बट अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। इसलिए इसेंशियल कंडीशन है कि a जो है मेरा कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और ये रहा मेरा लीनियर इक्वेशन के लिए। सेम कंडीशन, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेम कंडीशन हमारा क्यूबिक में भी होता है। क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, मतलब क्यू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अगर इस तरह हम इक्वेशन कोई लिखें, अगर इसका हम जनरल फॉर्म लिखें ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ax क्यूब होगा प्लस cx प्लस d लिखते हैं, तो यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी ये क्या है मेरे 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब ये क्यूबिक नहीं रह पाएगा। बाकी मेरा b c d सब 0 हो या ना हो, बट मेरा a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 3 है इसलिए इसको क्यूबिक बोलते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 है इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या 2 है इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसमें कंडीशन है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसमें b बराबर 0 नहीं चाहिए, और यहाँ पर c बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है, तो ये है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखते हैं तो अब सपोज दैट कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए, इरेज करें इसे, ठीक है। हाँ हाँ इसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी a बराबर 0 नहीं चाहिए, और यहाँ पर भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आप बोले थे कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं ऐसा नहीं। अगर b बराबर 0 बोले तो नहीं, इसमें भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी a बराबर 0 नहीं चाहिए, और यहाँ भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर b अगर 0 हो जाए तो कोई इसके जो है क्वाड्रेटिक हो, यहाँ पर भी अगर b 0 हो जाएगा तो लीनियर ही रहेगा, यहाँ भी अगर b c 0 होगा तो भी क्वाड्रेटिक ही रहेगा, और यहाँ पर अगर b c d तीनों का 0 हो जाए तो भी क्या करेगा, ये क्यूबिक ही रहेगा, बशर्ते a जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्यूबिक नहीं रह पाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा आता है, इसमें हमें सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले लिया जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है। ये सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू ले लिया जाए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक। अब ये एग्जाम्पल है, इसमें x बराबर आपको रखना है 2, ठीक ना, 2 3 कुछ भी आप रख सकते हैं। सपोज दैट आपने x इक्वल टू 2 रखा, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, p2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये 6 और 4 कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा, क्या -6 आएगा, ठीक। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो बोलेंगे कि द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इज -6। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ पी एक्स, या इस पॉलिनोमियल को भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू 2 कितनी है, इज -6। -6 क्या है,
इस -6 किस पे आया है, पी एक्स की वैल्यू कितना आ गया -6, तो -6 किस पे आया है, x इक्वल टू 2 पर आया है, तो मतलब x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, -6 होगा, ठीक ना। बात समझ रहा ना। किसी तरह हम x इक्वल टू 1 भी रखेंगे या 2 भी रखें या कुछ भी नंबर रखें, जो वैल्यू आएगा हम बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू पी एक्स की है, जो भी पॉइंट होगा एट x इक्वल टू k कह दें, x इक्वल टू 3 कह दें, x इक्वल जो जिस वैल्यू पर हम रखना चाहें उस वैल्यू पर रख के बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू इस x इक्वल टू दिस पर जो है इतना होगा। अगर x इक्वल टू ये रहेगा तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। बात क्लियर हो रहा है। अब चाहे 2 रखिए चाहे कुछ भी रखते हैं, जनरल में आप हम रख सकते हैं कोई पॉलिनोमियल हो और x में उसके जगह अगर आप k रख रहे हैं तो वैल्यू आप पी एक्स जो भी वैल्यू आएगा आपका, अगर मान लीजिए x के जगह आप a रख लीजिए, x के जगह मान लीजिए x के जगह 2 न रखकर आपने x के जगह क्या रखा, k रखा, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स मतलब ये पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, जो भी आएगा k रखने पर जो भी वैल्यू आएगा बोल देंगे x इक्वल टू k पर ये वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है, ठीक ना। अब जो है मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखा, रखने के बाद इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाए, क्या रखा जाए, x इक्वल टू इसमें क्या रखा जाए कि x इक्वल टू मतलब कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। हमें लग रहा है -1 पाएगा। अगर x इक्वल टू आप रखते हैं यहाँ पर -1 तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -3 -1 -4 क्या होगा 1 +3 और -4 क्या हो जाएगा 0 आएगा, ठीक ना। तो इस -1 पर पी एक्स की वैल्यू कितना आ गया 0, यानी x इक्वल टू अगर x इक्वल टू आपने -1 रखा तो p -1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं जीरोज। आपको जीरोज फाइंड करने का प्रोसेस ये बताया गया था, ठीक ना, कि अगर आपको जीरोज फाइंड करना रहता तो आप क्या करते थे क्लास 9th में, पी एक्स इक्वल टू क्या कर देते थे 0 के बराबर लेते थे और x की वैल्यू आप फाइंड कर लिया करते थे, ठीक ना। तो जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाता है उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 2 पर तो 0 नहीं आया, बट x इक्वल टू -1 पे क्या आ गया 0 आ गया, तो क्या बोलेंगे -1 इज द जीरोज ऑफ पी एक्स। और भी वैल्यू रखने पर अगर 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे जीरोज बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू अगर आप 4 रखते हैं, x इक्वल टू अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या बनेगा पी एक्स इक्वल टू क्या 16 - 12 - 4 क्या आएगा आपका यहाँ पर 0 ही लग रहा आएगा 0। तो x इक्वल टू 4 पर भी इसकी वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 दोनों क्या, सॉरी x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4 दोनों क्या हो जाएगा इसका जीरोज हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। किसका, जब भी हमें जीरोज फाइंड करना था तो पॉलिनोमियल को क्या करते हैं हम 0 के बराबर कर, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरोज पर उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगा। हमें पता है कि अगर जीरोज रहेगा तो वैल्यू 0 आएगा, तो हमें जीरोज फाइंड करना रहता तो हम क्या करते हैं इसको 0 के बराबर कर दे। ये सारा प्रोसेस 9th में पढ़ाया गया होगा। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे ना तो ये -1 और क्या आएगा 4 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया होगा। क्या होगा x² -3x -4 है ना, इसका अगर फैक्टर करेंगे क्या होगा 4 होगा, x² -4x + x -4 = 0 करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x -4 आएगा, और +1 कॉमन लेंगे तो x -4 यहाँ से बचेगा, ये हो जाएगा x -4 एक ब्रैकेट में, और हो जाएगा x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 4, और अगर इसको ले सकते x इक्वल टू -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो -1 और 4 है दोनों क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x के 2 वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह हम जीरोज फाइंड करते हैं। यहाँ पर चूंकि हमें देखना है लीनियर अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने जनरल फॉर्म अभी आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का, क्या ax। अच्छा, जीरोज जब भी निकालना था आपको थोड़ा 9th में अपने दिमाग को थोड़ा 9th में ले जाइए। जैसे मान लीजिए आपको मैं लिख दिया 2x + 3, ठीक ना, पी एक्स इक्वल टू, हमें कहते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका जीरोज फाइंड करना हो तब क्या करते थे, फॉर जीरोज अब लिखते थे ना, फॉर जीरोज
पी एक्स इक्वल टू क्या होता था 0 होता था, और यहाँ से 2x प्लस 3 करते थे 0, और x की वैल्यू निकालते -3/2 कर देंगे, मतलब x ये क्या होगा इसका 0 जाओ, क्योंकि इसके वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो पूरा ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा तो 0 हम कहते हैं, इतना जानते रहिए कि x की वैल्यू रखने के बाद अगर 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे 0। अब x की जगह यहाँ जैसे रखेंगे ना सब कट पिट के 0 हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप रख के, है ना सर, 0 होगा ना, जीरोस बोलेंगे। तो जीरोस जब भी फाइंड करना रहता तो हम क्या करते थे पी एक्स को 0 के बराबर कर देते थे, ऐसा नहीं तो मैंने कई बार आप क्या हो किए होंगे। यहाँ पर ना यहाँ पर 0 करके इसका फैक्टर करेंगे तो वही तो -4 और 4 आया था, अभी तो मैंने फैक्टर करके दिखाया था इसे, 0 करके ही ना इसका फैक्टराइजेशन किए थे, तो जीरोस फाइंड करना था तो 0 करके फैक्टराइजेशन कर दिया, यहाँ जीरोस करना था तो चूंकि इसको 0 करके मैंने सॉल्व कर दिया, जीरोस आ गया, है ना सर। अब जनरल अगर हम फॉर्म लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स प्लस अगर बी इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हो पी एक्स इक्वल टू, इसका मैंने ए एक्स प्लस बी ले लिया, जनरल फॉर्म ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसका जीरोस फाइंड करना होगा, तो पी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा -b में ए हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर x की जगह -b/a रखेंगे ना तो सारा का सारा 0 के बराबर हो जाएगा। अब कर चेक करके देख सकते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -b में a अब प्लस b होगा, a से कट जाएगा -b प्लस b स्क्वायर क्या होगा 0 आया कि नहीं आया, आया ना 0। हाँ क्या करिए आप ये इस b को उधर भेजेंगे -b होगा, फिर ये को इसके नीचे भेज देंगे, ये अरे x के क्या रखेंगे -b/a नहीं रखेंगे, x के जगह -b/a तो a कट जाएगा 0 आ जाएगा ना। तो मतलब कि लीनियर इक्वेशन में जब भी हम जीरोस फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरफ फाइंड कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या देखिए -b क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, बाय में a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, x की कोएफिशिएंट है ना, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। ये मेरा जीरोस फाइंड करने का तरीका है, ये याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हमें बार बार डायरेक्टली जीरोस फाइंड करना रहेगा तो बार बार हम 0 रख के नहीं फाइंड करें। जैसे मैंने कोई इक्वेशन दे दिया, क्या मैं मान लीजिए मैं दे दिया यहाँ पर 3x + 7 ये px के बराबर है, मैं बोला इसका जीरोस फाइंड करिए, तो क्या करेंगे x के वैल्यू क्या होगा माइनस कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या होगा 7 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 3, ये होगा 0 जिसका डायरेक्टली हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं जीरोस। आ रहा समझ में? अब दिमाग नहीं आपको यहाँ काम कर रहा है ना, दिमाग लग रहा मंकी के ऊपर गया है। हाँ सोच रहे हो ना, तो इस तरह हम कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। ये याद रखिए कि लीनियर इक्वेशन का जब भी हमें जीरोस फाइंड करना होगा तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये चीज़ क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, नोट करना इसे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा देखेंगे, यानी ग्राफ खींच के देखेंगे कि किसी इक्वेशन का जीरोस हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय द ग्राफ, यूजिंग ग्राफ। यहाँ तो अगर हमें ग्राफ अरे जीरोस फाइंड करना था तो अब क्या करते थे पी एक्स को 0 के बराबर करते थे, एक्स की जो वैल्यू आता था हम बता देते थे कि वो जीरोस है। बट अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ के आधार पर जिसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना, यानी हम उसको कैसे बताएंगे कि ग्राफ के माध्यम से कि इसका जीरोस कितना होगा। और आपको क्लास 9th में भी पढ़ाया गया होगा कि जितने भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। गुड, आयरन जो है स्ट्रेट लाइन, आयरन स्ट्रेट नहीं है, मतलब आयरन का जवाब जो है सही है स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका जीरोस जो है कैसे हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम ऐसे फाइंड कर लेते जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या होगा 2x + 3 = 0 करेंगे, x के वैल्यू क्या होगा -3/2 होगा। अब थोड़ा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका आप जानते हैं क्या होगा, एक टेबल बनाते हैं, हाँ ये x और y, हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें प्राप्त
होता रहेगा, ठीक है ना। अगर x के वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 होगा। अरे भाई हाँ नहीं कुछ बोलते रहेंगे ना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्लोली बोलिए, ठीक ना। और x के वैल्यू अगर आप क्या रखेंगे 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 3 to 5। x की वैल्यू अगर आप -1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा। -2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और अगर 1 2 और बढ़ाने थे वैसे तो ग्राफ इतना पे ही बन जाएगा, वैसे 1 2 आपको समझने के लिए और बढ़ा लेते हैं पॉइंट, है ना। अब अपने मन से आप बताइए क्या रखा जाए x की वैल्यू, क्या हो x की वैल्यू क्या रखा जाए, x की रखें, ये नहीं कि एक बार x का रखे एक बार y का, नहीं, या तो रखना है तो y का रखिए शुरू से, या रखना है तो x का रखिए शुरू से, ठीक। x का क्या रखा जाए, नहीं 0 नहीं, आप बताइए अपने मन से कुछ भी आए, क्या रखेंगे इसका, हाँ रखिए 12 रखिए 12। इतना लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, 12 रख सकते हो, -2 ले लीजिए, -2 रखेंगे तो क्या होगा, उसे 12 भी रखेंगे तो आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब 12 भी रख सकते हैं आप, क्या होगा -4 हो जाएगा ना ये, और 1 जाएगा 3 जाएगा तो -1 बचेगा। और क्या रखते हैं 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 और 6 और 3 9 हो जाएगा। रन इतना ही, एक और बचा है उसको भी रख लेते हैं, क्या -1 तो है ही है, 1 भी है, 2 नहीं है 2 रख लेते हैं, 0 भी रखे हैं ना x की जगह, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 7 हो जाएगा। ऐसे बनेगा ग्राफ। अब हम क्या करें, यहाँ ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ग्राफ पेपर है तो ये आपका x एक्सिस होगा, आपने ये आपका y एक्सिस होगा, ठीक। ये आपको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। इधर से 1 2 3 4 -1 में खींच लेते हैं इधर, ऐसे हम अपने मन से खींच सकते हैं जितना हमको इसमें दिख रहा है वहाँ तक, ठीक। इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जहाँ तक जाता है -8 ऐसे हो गया। अब क्या रखेंगे, करस्पॉन्डिंग को लगते हैं, अगर x की वैल्यू 0 है, 0 यहीं पे होता है ना, y की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पर ऐसे हम क्रॉस लगा देंगे, लगाएं क्रॉस। और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पर इसके सामने रखेगा लगे क्रॉस। फिर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्रॉस लगेगा, है ना सर। और x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 है, नीचे आएगा तो यहाँ पर इसके सामने इसको थोड़ा -2 ऊपर करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस आपका लगेगा, है ना क्रॉस, ठीक। और x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 9 होगा, तो x की वैल्यू 3 होगा, 9 चला जाएगा कहाँ, जस्ट एकदम ऊपर यहाँ पर जाएगा 9, तो ये हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा ये 7, तो 7 यहाँ पर जाएगा ऐसे। अब इस तरह अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका तो पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। आगे पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, कहाँ से जाएगा, देखिए 1 और 2 के बीच में ही, -1 और -2 के बीच में कट कर रहा है ना सर। और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1.5 आएगा ना। और इसके बीच की वैल्यू क्या होगा, ये -1.5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं -3/2। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो x एक्सिस पर पॉइंट कट कर रहा है वही उसका जीरोज हो रहा है ना जीरोज। y एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें, इसका कोऑर्डिनेट तो पहले x एक्सिस का लिखते हैं, y एक्सिस पर तो ऊपर जा नहीं रहे तो -3, 0 होगा, -3/2, 0। पहले x एक्सिस का लिखते हैं, फिर y एक्सिस पर ऊपर नहीं गया तो इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा y एक्सिस। बस मारा ना। तो हम देख रहे हैं कि जीरोज हमें क्या मिला है -3/2, और यहाँ पर हम ग्राफ के सहारे देखते हैं तो जीरोज वही लाइन कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वही उसका जीरोज है
अगर वो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो उसका 2 जीरोज 1 पॉइंट पर कट करता है। तो अगर हमें ग्राफ के माध्यम से अगर बताना हो लीनियर इक्वेशन का जीरोज, तो हम क्या दिखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर कट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? हमें इस वाले पॉइंट से मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा उसका जीरोज, ठीक ना। थोड़ा ये हम बता रहे हैं मज़ेदार बात, ध्यान से समझिएगा, ठीक। लीनियर इक्वेशन में नहीं तो ऐसा तो जीरोज फाइंड करना आप जानते ही हैं, बट मैं एक बोल दूं कि ऐसे इक्वेशन तो बोला कि इसको बताइए, अब ग्राफ ड्रा करिए और बताइए कि कहाँ कितना जीरोज होगा। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वही उसका क्या होगा, उसी पॉइंट क्या होगा उसका जीरोज हो जाएगा, ठीक ना। ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक का इक्वेशन लेके चलते हैं, इसको इरेज करें। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका डिग्री 2 हो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक ना। उसका जो है कि एग्जाम्पल लेके चला जाए, देखा जाए कि उसके केस में कैसा ग्राफ बनता है, ठीक। तो इसके लिए इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 वाई इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर एक बनाते हैं, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अब जितना ले सकते हैं आप, 2 3 4 5। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो सबसे पहले 0 लेते हैं, x के जगह यहाँ 0 तो क्या बचेगा y का -4 बचेगा। x का अगर हम 1 लेते हैं क्या होगा, y इक्वल टू 1 का 1, फिर -3 और -4 क्या होगा 1 - 7 यानी -6, तो 1 और -6। x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं क्या बनेगा रिजल्ट आपका, y इक्वल टू 2 2 जा 4 -6 और -4 कितना हो जाएगा, ये आपका 10 और -6 लग रहा है, यहाँ -6 से आएगा, है ना 4 और 6 और -4, तो ये हो जाएगा 10 4 6 हो जाएगा। तो यानी x इक्वल टू आपने क्या रखा था 2, तो ये आया था -6। ध्यान दीजिए, तो फिर ग्राफ गलत आएगा, तो फिर इससे इसको जो है रिवाइज करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या होगा, अगर x की वैल्यू आप क्या रखते हैं 3 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा ये भी 9 होगा, -4 क्या हो जाएगा -4 आएगा। तो यहाँ 3 रखेंगे तो -4 होगा। थोड़ा माइनस वाला वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, माइनस +3 और -4 कितना हो जाएगा 0 होगा, तो -1 पर 0 आ रहा है। अगर x इक्वल टू सपोज -2 रखा जाए तो ये वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा +6 हो जाएगा, -4 कितना आएगा 10 -4 यानी 6 होगा। तो -2 पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक। x इक्वल टू अगर -3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, -3 रखेंगे x की वैल्यू तो हो जाएगा 9 + 9 होगा ना, अब -4 होगा तो 18 - 4 कितना हो जाएगा 14 होगा, तो आपका हो जाएगा 14, ऐसे होगा। रहने दें, चलिए ग्राफ बनाते हैं, तब इतना ही रहने देते हैं। यहाँ हम ग्राफ बनाते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या होगा आपका ये 15 और 16, ऐसा होगा। नीचे ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, है ना। चलिए यहाँ तो 4 तक ही जाएगा, है ना सर। अब क्या थोड़ा हम प्लॉट करते हैं, क्या है 0 और -4 है, तो x की वैल्यू 0 तो y पर क्या है
-4 यानी आपका मिलेगा यहाँ पर, ऐसे क्रॉस कर देंगे इसको, पॉइंट मिला ये। फिर क्या है 1 और -6, ये 1 है तो -6 आपको लग रहा है कुछ इस तरह मिलेगा यहाँ पर, 1 पॉजिटिव और ये -6 यहाँ पर ऐसे मिलेगा ये। फिर 2 और -6, तो 2 पर भी क्या होगा आपका ये -6, 2 की वैल्यू में रखना -6 आ रहा था, चेक करिए तो इसे 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6 और -4, 4 10 और -6, ठीक ना। चलिए -6 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, इस 6 सामने यहाँ पर आएगा -6 है ना सर। अब क्या होगा 3 रखेंगे तो -4, तो ये हो जाएगा -4 यहाँ पर, इसके सामने और 3 के सामने -4 यहाँ बनेगा, जस्ट इसके सामने ऐसे। और -2 -1 रखने पर 0, तो -1 यहाँ पर 0 यहीं पर आ जाएगा है ना सर। और -2 रखने पर, -2 रखेंगे तो क्या बन रहा है 6 ना, तो -2 और 6 यहाँ पर चला इसके सामने, और -6 या 6, ये -2 या 6 है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। और -3 पर क्या है 14, तो कहाँ जाएगा मेरा यहाँ पर 14 है ना, ये 14 और ये -3 और ये आपका 14 है, कुछ ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये आपका 14 है, ये -3 है, तो रिजल्ट मेरा कुछ इस तरह आएगा, ठीक। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं ये, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे होता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे निकलेगा। ऊपर वाला पॉइंट अगर इधर वाला पॉइंट बढ़ाएंगे ना तो कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। अभी मैंने बस यहीं बंद कर दिया ना, इधर वाला पॉइंट अगर 2 पॉइंट और रखेंगे तो कहाँ है, तुरंत इधर से कहाँ देखिए ऐसे निकलता है। एक्स एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। एक कट कर रहा है -1 पर, एक कट जहाँ भी, अब ये तो मैंने ऐसे खींच दिया ना, कोई जो नहीं कि -4 पर ही कट करेगा। अब आगे ड्रा करेंगे तो जहाँ मिलेगा आपका उस पॉइंट पर, मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा इसके अंदर कोई इक्वेशन क्या मिलेगा आपका, ये 2 मिलेगा इसका जीरोस। आप जानते हैं कि इसका डिग्री 2 है तो क्या मिलेगा जीरोस 2 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, चाहे जैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस तरह का, उसमें ग्राफ या तो ऐसे मिलेगा या तो ऐसे मिलेगा। कभी भी खींचेंगे तो या तो हो सकता है ये ऐसे जाए, या हो सकता है ये पूरा ऐसे आए नीचे की तरफ आए, ये हो सकता है। बस माना ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है यहाँ के नंबर पर। जैसे मैं लिखता था ना ax² + bx + c = में 0 करता है, ऐसा होता नहीं y = तो ये a के ऊपर डिपेंड करता है। अगर a > 0 है और a > 0 तो ये आपका मिलेगा, a > 0 मतलब क्या होगा, ऐसे करके ग्राफ मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही 2 ग्राफ मिलता है, a > और a > 1 पर। अब मान लिया मैं ऐसा कर दूँ, इसी को ऐसे कर दूँ -x² 3x -4, तो अब यहाँ वैल्यू कितना -1 है ना, तो -1 क्या है <0 है ना आपका। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे इस वाले कंडीशन में, तो ग्राफ कैसे मिलेगा, यू टर्न नीचे की तरफ होगा, है ना। अभी तो क्या है 1 है ना आपका, ये तो 1 क्या है, बड़ा है 0 से कि छोटा है, बड़ा है, तो ये 0 से बड़ा है, तो इसलिए ग्राफ इसका कितना मिला, यू टर्न अप राइट मिला, ऊपर की तरफ। और नेगेटिव रहेगा तो हमारा कोई जरूरी है -1, अगर आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, कोई ले ले, अगर -3x² -4x और -5 कर देते, यहाँ पर माइनस क्या होगा, -3 हो गया ना, <0, तब इसका ग्राफ क्या मिलेगा, यू टर्न, ये इस शेप का मिलेगा, ठीक ना। अब वही अगर प्लस हम कर देते हैं तो क्या होगा, ये <0 हो तो क्या होगा, ये ग्राफ इसका इस तरह मिलेगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाला। और जहाँ जे एक्सिस से कट करेगा उसका वो पॉइंट 0 हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्ट की बात है, समझे रहेंगे तो आपको काम करेगा, नहीं तो एक्सरसाइज सॉल्व करना तो बहुत आसान है, मैं बता दूंगा ऐसे करे एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। बट थोड़ा फील होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं तो फील हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं सारा इस पर जो है थोड़ा इतना समय दे रहा हूँ डिटेल में, ठीक। उसी तरह हम क्यूबिक के केस में भी कह सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन हो तो आप थोड़ा आप खुद बताइए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ग्राफ बना दूँ, कुछ ग्राफ आपके बुक में दे भी रखा है, ठीक ना, कुछ ग्राफ्स आपके बुक में दे रखे हैं। जैसे अगर ऐसे कह लिया जाए, मान लीजिए मैंने ऐसे ग्राफ ड्रा कर लिया, ठीक ना, या मैं कह दिया जो है ऐसे कर दिया। इस तरह के ग्राफ्स अगर हम ड्रा करना चाहते हैं
तो आप बताइए कि इसमें कितने जीरोस बनेंगे आपके? तीन को यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर 1 और 2, वहाँ भी 1 2, यहाँ पर भी 1 और 2। तो बस हम ये नहीं देखेंगे वाई एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, हमें देखना है बस एक्स एक्सिस पे वो कहाँ कट कर रहा है, वही उसका जीरोज हो जाएगा। कितने जीरोज बनेंगे ग्राफ के माध्यम हम आसानी से बता सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है? तो आगे देखते हैं। तो ये वो आपका अब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बस यही बताना है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका है बुक में एक्सरसाइज 2.1 है ना एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.1 में बस आपको यही बताना है, ग्राफ देख के ही बताना है कि कितने जीरोज होंगे। तो वो तो आप कर लेंगे, अब ग्राफ को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज मैं छोड़ दिया। डू योर सेल्फ, अपने से खुद से करिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।